issue of debentures. Now see, what is the meaning of debenture? Basically, it is a written, see, we generally go for this definition. It is a written acknowledgement of a debt taken by the company as these are issued under the seal of the company. Now, debenture holders, basically debenture is a loan. शेयर होल्डर्स वो होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, ओनर्स होते हैं, एंड ये हमारे डिबेंचर होल्डर्स आर आर क्रेडिटर्स, काइंड ऑफ द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है डिबेंचर. तो डिबेंचर बैलेंस शीट में हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आता है. I'll tell you the balance sheet after we complete this chapter. So this is a loan, this is a written acknowledgement of a debt. What do you mean by debt? कि हमने कोई लोन लिया हुआ है, उसको एक रिटन फॉर्म में, रिटन एक्नॉलेजमेंट कि हम लोग लिख के दे रहे हैं कि बेसिकली अब मुझे 10 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए था. वन ऑप्शन आई हैव कि मैं चली जाऊँ बैंक में और जाऊँ और लोन ले लूँ, बट वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, वेदर दे अग्री और नॉट, और एक ही इंसान को देना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, मैंने 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये मैंने पब्लिक इशू निकाल दिया. ठीक है. अब ये डिबेंचर्स का कुछ नाम होता है परसेंटेज डिबेंचर्स, मतलब मान लो अगर 12% डिबेंचर्स नाम है, सो दैट मीन्स दिस 12% इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स which I will pay to the debenture holders annually, half yearly or half yearly, whatever, and all these things will be mentioned in my at the time of issue. It will be mentioned in my debentures. जो debentures की पूरा जो हमारा ये written acknowledgement होता है उसमें सब कुछ mention होता है. ठीक है. And then इसमें written acknowledgement of debt जो debenture certificate होता है उसमें कंपनी की common seal ज़रूर होती है. We see the features. First is दैट एक डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है हमारा. सेकेंड, कॉमन सील होती है एज आई टोल्ड यू. देन थर्ड इज डिबेंचर्स आर रीपेड. डिबेंचर्स आर इशूड फॉर सम टाइम पीरियड. ठीक है. सो कुछ एक डेट के बाद एट अ स्पेसिफाइड डेट, मे बी आफ्टर 5 years, 10 years, 15 years, वॉट एवर द केसेस, द डिबेंचर्स विल बी रीपेड एंड इस पर हम लोग कुछ परसेंटेज होती है. सो एक परसेंटेज का हम लोग इस पर इंटरेस्ट पे करते हैं. मोर ओवर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होती है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी वी गिव टू द डिबेंचर होल्डर्स. सिमिलरली पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे होता है, फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वी पे, एंड देन एट द एंड वी पे डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो दे गेट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो एंड फॉर पेमेंट ऑफ दिस ऑल्सो. नो कंपनी is allowed to issue debentures having a maturity date of more than 10 years. ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग 10 साल से ज़्यादा, क्योंकि ऑल दिस कैन कम इन योर MCQs, सो मोर देन 10 years के लिए हम मेच्योरिटी पीरियड के लिए डिबेंचर्स हम इशू नहीं कर सकते. देन डिबेंचर इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट. जो डिबेंचर इंटरेस्ट होता है, दिस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये मेरे P&L में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और ये वेदर आई एम अर्निंग प्रॉफिट और आई एम नॉट अर्निंग प्रॉफिट, आई हैव टू रीपे दिस, आई हैव टू पे दिस इंटरेस्ट. ओके, now come to page number C, 8.2. I'm sharing these two important points. C, the debentures are issued with a specified rate of interest. As I told you, 12% interest or 13% interest. This is known as the coupon rate. So basically the interest on the debentures is known as the कूपन रेट. ये नॉर्मली हम लोग या तो एनुअली करते हैं या फिर वी डू इट आफ्टर एवरी 6 months. अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मानव, दैट डिबेंचर्स जो हम इशू करते हैं ना, ये हम करते हैं एज अ, दीज आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स. जनरली इन इंडिया वी हैव सिक्योर्ड डिबेंचर्स. सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब कि अगर मैंने ₹10 लाख के डिबेंचर्स इशू करे हैं तो इसके अगेंस्ट मैंने अपने कोई एसेट्स मॉर्टगेज या एज अ सिक्योरिटी रखवाए हैं. एज अ सिक्योरिटी रखवाए हैं मतलब मैंने एसेट्स को नहीं रखवाया, उसके जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसके कागज़ हैं प्रॉपर्टी के या जो भी है, दैट आई हैव गिवन एज अ सिक्योरिटी. नाउ यू लास्ट मैम, डिबेंचर होल्डर्स हमारी इंडिया में पूरे भरे पड़े हैं तो किसके पास रखवाएंगे? तो इन दैट केस वी हैव डिबेंचर के ट्रस्टीज़. तो ये जितनी वी नो व्हाट आर दीज ट्रस्टीज़ एंड विद देम वी फॉर्म अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड. अब डिबेंचर ट्रस्ट डीड और ये ट्रस्टीज़ का क्या काम है? ट्रस्टीज़ जनरली कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्टीज़ होते हैं, जिसपे
लोग भी उन पे रिलाई कर सके और उन पे ट्रस्ट कर पाएँ। और ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ हमारे कौन होंगे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होगी, ये सब हमें इशू के टाइम हमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन करना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद लोग हमारे डिबेंचर्स पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं, इनका क्या काम होता है, एक तो इनके पास हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखवाएंगे, ठीक है। अगर कोई बैंक वगैरह है, अब मान लो मैंने 10 लाख रुपीस डिबेंचर्स के अगेंस्ट अपनी 15 लाख रुपए की 15 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी सिक्योरिटी रखवाई है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास होंगे, ट्रस्टीज़ के पास। तो कल को अगर मैं ये इनके पेमेंट नहीं कर पाती 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स की, तो देन द ट्रस्टीज़ विल हैव द राइट दैट दे कैन सेल ऑफ दिस, तो ये प्लांट एंड मशीनरी को वो बेचेंगे, अपना पैसा ले लेंगे, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है दे कैन गिव इट टू मी, ठीक है। सो दे आर सिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड में ही मैं आ रही हूँ, दिस इज नोन एज सिक्योर्ड और मॉर्टगेज। याद है गिरवी रखवाना, यू मस्ट हैव हर्ड बेसिकली मॉर्टगेज। अब इसमें भी एक आ रहा है फिक्स्ड चार्ज एंड सेकेंड थिंग इज फ्लोटिंग चार्ज, ये भी समझ लो। नाउ फिक्स्ड चार्जेस, जब मैं एक कोई फिक्स्ड एसेट नाम लेके बोल देती हूँ कि ये जो है ये प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपीज़ का 10 लाख रुपीज़ के मॉर्टगेज, मैंने 10 लाख के डिबेंचर्स के लिए मैंने 15 लाख रुपीज़ की ये पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी मॉर्टगेज करा दिया। सो दिस इज़ नोन एज फिक्स्ड चार्ज, कि मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स को पक्का कर दिया कि ये है। फ्लोटिंग चार्जेस 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं, मेरे पास 30 लाख रुपीज़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का नाम नहीं लिया, मैंने बस कहा कि मेरे 10 लाख में से जो 12 लाख के फिक्स्ड एसेट्स हैं वो मैंने उसके एज अ मॉर्टगेज रखवा दी। सो दिस इज आई हैव नॉट फिक्स्ड एनी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट फॉर दिस, मैंने ऐसे ही रैंडमली गिरवी रखवा दे, तो दिस इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, दीज आर सेम एज योर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जैसे हमने किया था, बस एक चीज़ डिफरेंट है। फर्स्ट इज secured और mortgage debentures एंड सेकेंड आ जाता है unsecured और naked debentures। और ये नाम याद रखना क्योंकि ये दूसरे जो नाम होते हैं ना इसके नाम से आ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू MCQs है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट हमने कोई सिक्योरिटी रखवाई है, कोई फिक्स्ड एसेट, भले फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज, दोज आर नोन एज सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स और नेकेड डिबेंचर्स are जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी हमने नहीं दे रखी। बहुत कम जगह ऐसे होता है, ये कॉमन नहीं होते ऐसे डिबेंचर्स, क्योंकि बहुत कम डिबेंचर्स होते हैं जो ऐसे इशू होते हैं। देन थर्ड कम्स redeemable debentures and fourth comes irredeemable debentures. Now redeemable debentures which will be repaid after a certain redeemable debentures which will be repaid after certain specified time, maybe 5 साल 10 साल, मतलब ये लाइफ टाइम के अंदर अंदर ये रीपे हो जाएंगे। irredeemable debentures विच आर नॉट रीपेबल एट द टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये हमारे वाइंडिंग अप के टाइम ही हम इसके पैसे वापस करते हैं। ये थोड़े अनकॉमन होते हैं, ये जो मैं स्टार लगा रही हूँ ना, दीज डिबेंचर्स आर अनकॉमन। देन कम्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाउ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मीन्स जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो मैंने आपको डिबेंचर्स इशू करे और मैंने आपको कहा कि आफ्टर 2 years आई गिव यू दिस ऑप्शन, या आफ्टर 3 years आई गिव यू दिस ऑप्शन कि आप चाहो तो आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर लो, जो नहीं करना चाहे उनके वो डिबेंचर्स ही माने जाएंगे और 10 साल बाद मैं उनको रीपेमेंट कर दूँगी। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिन्हें ऐसे हम डिबेंचर्स, नॉर्मल डिबेंचर्स जो बस कन्वर्ट नहीं होते, एंड में हम उनकी रीपेमेंट कर देते हैं। Then last comes, which is very important, registered debentures and bearer debentures। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जैसे कंपनी के नाम से, जैसे अब मैंने प्रिंस के नाम पे डिबेंचर इशू किया तो मैंने प्रिंस को डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया और मेरी बुक्स में, कंपनी की बुक्स में प्रिंस का नाम लिखा हुआ है कि ये डिबेंचर मैंने इसको इशू किया। 1 साल बाद प्रिंस ने डिबेंचर ख्वाहिश को बेच दिया, ठीक है, फिर प्रिंस का नाम हट के ख्वाहिश का नाम आ गया। फिर आफ्टर 1 year और मे बी फ्यू मंथ्स ख्वाहिश ने आगे विशाल को बेच दिया, तो मैंने विशाल का नाम ले लिया। तो जब
साल के बाद में मेरे को जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो जिसके भी नाम पे वो डिबेंचर्स होंगे उसको मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर दूंगी, और 5 साल बाद व्हेन आई हैव टू रीपे अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आई विल रीपे टू द डिबेंचर होल्डर। तो इस केस में एवरीथिंग इज मेंशन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। नाउ बेयरर डिबेंचर इज, यहाँ हम एक डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देंगे और हम इंटरेस्ट के कूपन्स दे देंगे। अब इसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम किसी का नाम अपने पास नहीं रखेंगे। हर साल जब मुझे इंटरेस्ट देना होगा, जो जो मेरे पास इंटरेस्ट कूपन ले आएगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगी इंटरेस्ट की, एंड 10 ईयर्स बाद या 5 ईयर्स बाद जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद जो मेरे पास सर्टिफिकेट ले आएगा मैं उसको डिबेंचर का अमाउंट दे दूंगी। नाउ कम्स बॉन्ड। यू नो बॉन्ड इज़ जस्ट लाइक डिबेंचर। अर्लियर जब बहुत साल पहले बॉन्ड और डिबेंचर्स में ये फ़र्क होता था कि बॉन्ड बोला जाता था, जो गवर्नमेंट इशू करती थी उसको बॉन्ड कहते थे, और जो बाकी प्राइवेट पब्लिक कंपनीज इशू करती थी उसको डिबेंचर कहते थे। बाकी दोनों सिमिलर होते थे, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट उन सबको हम लोग कहते थे बॉन्ड। बट आजकल तो सेमी गवर्नमेंट, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर्स कुछ भी इशू कर सकती है। बेसिकली क्या होता है, डिबेंचर्स जो इशू होते हैं वो होते हैं कुछ परसेंटेज में, 12% डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स, फिक्स्ड रेट हम लोगों को कहते हैं उसमें। सो बेसिकली हम इसमें, मैंने क्या बोला था, दीज आर नोन एज कूपन रेट। डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, कूपन रेट। बट बॉन्ड्स जो होते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जैसे सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी IDBI बैंक ने इशू किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप आज 25,000 रुपीज़ का बॉन्ड ले लो और 10 साल बाद हम आपको आफ्टर 10 years we'll give you some 1 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़, कुछ ऐसे ही था, या 1 लाख रुपीज़ था मेरे ख्याल से। आज आप 25,000 दे दो, आफ्टर 10 years वी आर गोइंग टू गिव यू रुपीज़ 1 लाख। तो बेसिकली ये जो 75,000 रुपीज़, ये इसके 10 साल का इस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो के वो 1 लाख। बात वही है कि वहाँ पे हम हर साल डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट हर साल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अमाउंट आपसे लमसम में ले लिया, उसमें हम इंटरेस्ट लगा के 10 साल या बहुत ज़्यादा 20 साल बाद, जो वट एवर द केसेस, उसके बाद दे रहे हैं। तो बेसिकली आपको हम 1 लाख का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में 25,000 में दे रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, दैट्स वाई दिस वॉज नोन एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज नहीं है और इसमें डिस्काउंट है। बट देखा जाए तो ये जो डिफरेंस उसके इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस में है, ये बेसिकली यही इंटरेस्ट है जो इतने सालों में स्प्रेड हो चुका है। तो वैसे कोई डिफरेंस इनका नहीं है, दोनों से का ऑब्जेक्टिव सेम है, कंपनी का काम भी सेम ही पर्पस सॉल्व करता है। बस ये है कि इसमें कूपन रेट दिया हुआ है, इसमें ज़ीरो कूपन रेट है, इसमें इंटरेस्ट हम इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं और इसका इंटरेस्ट हम एक्यूमुलेशन एकदम 10 साल बाद दे रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज बॉन्ड।